सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र आया हुआ हूं और हमारे साथ आज का स्ट्रॉन्ग इंटरव्यू है। हमारे साथ पूर्व सांसद, कुरुक्षेत्र में पूर्व सांसद समझते होंगे, हमारे श्री राजकुमार सैनी जी। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जगदीप भाई, आप आए इतने धन्यवाद। घूम करके मैं धन्यवाद करता हूँ। सर पहला प्रश्न तो यही कि अभी भाजपा ने जो गांव में किसानों के लिए या किसी के लिए आप मानो ओबीसी में 8% का आरक्षण दिया है, ऐसा कुछ सुनने में आया है। 8% का ये जुमला है या आपका क्या कहना है, या सही हुआ? देखिए, सरकार एक ढिंडोरा पिट रही है कि पंचायतों में जो है पंचायती चुनाव में 8% ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाएगी जी। मैंने कहा अगर किसी को दान भी देना हो, जब किसी को दान भी देना हो, वो भी कम से कम 10% निकाल देते हैं, 10% निकालते हैं अगर दान देना हो, हक तो नहीं जी। लेकिन 8% वो कौन सा दान दे रहे हैं हमारे को कि जिसमें पहले ही पंचायत के अंदर, नगर निकाय के अंदर जो है ना, एक 2 एमसी और पंच तो हमारे पहले ऑलरेडी रिजर्व हैं जी। अगर वो 8% रिजर्वेशन दे करके इस ओबीसी का मूर्ख बनाना चाहती है सरकार है तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 27% तो जो है ना रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने लिख रखी है, और आपके अधीनस्थ आती हैं पंचायती नगर निगम के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, तो आपका आधिपत्य है, आपका क्षेत्राधिकार है। आप चाहें तो अपने पंचायतों के अंदर और नगर निकाय के अंदर चुनाव में 27% ओबीसी को आरक्षण दे करके आप ये तो कह सकते थे कि भाई विधानसभा और लोकसभा में बेशक मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपको इंसाफ दे दिया कि मैंने पंचायतों के अंदर और ये नगर निकाय चुनावों के अंदर आपको 27% पूरा कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। लेकिन ये तो एक किस्म से ऊंट के मुंह में जीरा और जो है अपनी वाह भाई लूट रहे हैं और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। तो कम से कम 2% और बढ़ा देना चाहिए, एटलीस्ट 10% तो देना नहीं। तो 27% लिखा हुआ है तो 27 क्यों ना दिया जाए, और जो 8 या 10% है ये तो एक भद्दा मजाक है सरकार का। मजाक किया जी। तो ये तो एक प्रश्न था। अच्छा सर, मेरी भी एक इच्छा थी क्योंकि मैं भी चाहता था, 2-4 मैंने वीडियो बनाई थी ओबीसी को लेके जी। जैसे एमएलए का इलेक्शन है, एमपी का इलेक्शन है, उनमें भी ओबीसी को कहीं ना कहीं आरक्षण मिले, उसमें आपने कभी ऐसी आवाज़ नहीं उठाई सर? देखिए, जो क्षेत्राधिकार पार्लियामेंट के अधीनस्थ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हर क्षेत्र में जो ओबीसी है, जिसको उसका पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर, प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर, जुडिशरी के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। IIT IIM में पहले भी एक बार जो है ना इस बात का काफ़ी सारा जद्दोजहद दिल्ली के जंतर मंतर पर लोगों ने, हमने धरने दिए थे, तो उस वक्त भी उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दी गई थी 27% की। लेकिन विडंबना है कि इस देश में देना कोई किसी को कुछ नहीं चाहता। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो इसमें SC ST OBC इन सब के लिए 52% मंडल आयोग की रिपोर्ट से पहले काका खलीलकर आयोग बनाया था जवाहरलाल नेहरू ने, कि मैं विभिन्न जातियों की गणना करके कि कौन कौन जाति शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, उनको हम संवैधानिक दर्जे के तहत जो है ना उनका अधिकार देंगे। लेकिन जब महात्मा गांधी हमारे देश के जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उन्होंने अमरण अनशन रख दिया था कि भाई मैं शूद्र को बराबर नहीं बैठा सकता, और ऐसी व्यवस्था साफ की गई कि कस्तूरबा जी जो हैं वो भीमराव अम्बेडकर के सामने हाथ जोड़ करके कि मेरे पति की जान बचाई जाए, तो इस पर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्पष्ट किया था कि भाई कोई जिए कोई मरे, लेकिन मैंने जो संविधान में सबके हक बराबर लिखे, कोई जाति से धर्म से बड़ा या छोटा नहीं है। तो उस वक्त ये एक विडंबना थी कि जवाहरलाल नेहरू को कि कहीं पटेल को प्रधानमंत्री ना घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सारे रेजुलेशन उसके पक्ष में आए थे, तो उसको जल्दी लगी हुई थी प्रधानमंत्री बनने की। तो उसने जो है ना बाबा साहब को एक लॉलीपॉप दिया कि भाई आप एक बार देश को आज़ाद होने दो,
मैं जितनी भी जो जिन जातियों को कमजोरी है, शैक्षणिक पिछड़ापन है, सामाजिक पिछड़ापन है, हम उनकी गिनती करा के काका कलेलकर आयोग भी बनाया गया था कि उसको मैं लागू कर दूंगा, देश आज़ाद होने दो। लेकिन बदकिस्मती है, संविधान में लिखा हुआ सब कुछ है, आज तक संविधान पूर्णतः लागू ही नहीं हुआ, और जब तक लागू नहीं होगा तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। जिस देश में 100 में से 75 आदमी भिखारियों की लाइन में खड़ाए गए हों, उनके अधिकार ना मिले हों, उन्हें पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, जो ये लोग अनपढ़ रहे, अशिक्षित रहे, लेकिन महात्मा ज्योतिबा फूले ने इनको शिक्षा का अधिकार कि कोई भी शुद्धर, अतिशुद्धर या कोई भी जर्नल या महिलाएं कोई भी पढ़ सकता है, उसमें सबका अधिकार है पढ़ने का। नहीं तो भ्रांतियां और अडम्बनाएं थी कि अगर शूद्र पढ़ेगा तो तूफान आएंगे, काल पड़ेंगे, महामारियां आएंगी, भूचाल आएंगे। ना कोई भूचाल आया था, ना तूफान आया था, ना प्रलय हुई थी। ये सारा जो उन्होंने शिक्षा के माध्यम से इस देश में आज़ादी की जंग स्टार्ट हुई थी। जी जी। और उस आज़ादी की जंग में फिर जब वोट का अधिकार, और इंग्लैंड के अंदर जब अंग्रेजों का राज, उसके अधीनस्थ 64 राज्य आते थे, 64 देशों के अंदर उनका राज था, जब उन्होंने वहाँ पर प्रतिनिधित्व अधिकार देने के लिए सभी जातियों को बराबर करके उनका संविधान सभा में भेजना सुनिश्चित किया था, तो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय ने यहाँ साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगवाए थे, जिसका बाबा जी जिस आंदोलन का अनुसरण कर रहे थे, भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन 14 साल जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के बाद राज करते हैं। 14 साल 1964 में उनकी डेथ होती है। फिर पंडित जी अपने लाल बहादुर शास्त्री जी आए, उन्होंने भी एक दूसरी कमेटी बना दी, सच्चर कमेटी समथिंग, और वो 2 साल के बाद उनका निधन हुआ। उसके पश्चात जो है ना इंदिरा गांधी जी आई। इंदिरा गांधी जी ने एक नया नानावती आयोग बना दिया कि पुरानी रिपोर्टें दूसरे आयोगों की पुरानी हो चुकी हैं, और उसने भी 77 तक राज किया, उसने भी लागू नहीं किया। और ठीक इसी प्रकार जब सारे SC BC इकट्ठे हुए जयप्रकाश आंदोलन के तहत इमरजेंसी के खिलाफ, तो जनता पार्टी का राज आया। और फिर हमारे चौथे पंडित जी जो है ना, हमारे मुरारजी देसाई आए। मुरारजी देसाई ने भी इन SC BC का हक देने की जिनकी उम्मीद बंधी थी कि इनको हक दिया जाए, उन्होंने भी इनको हक देने की बजाय एक मंडल आयोग बना दिया। और मंडल आयोग की सिफारिशें अगले 1 साल के अंदर आ भी गई, लेकिन उन्होंने भी लागू नहीं किया। बदकिस्मती है कि वो सरकार 2.5 साल के बाद टूट गई, और फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। 1990 के अंदर जब VP सिंह की सरकार थी, उस वक्त उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया, क्योंकि जब लोग उच्च वर्ग के लोग VP सिंह की सरकार को डिस्टर्ब कर रहे थे, तो उसने बैकवर्ड लोगों का सहारा लेने के एंगल से मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। तो इन बिटवीन जो है ना, देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे उस वक्त उस सरकार में, तो उन्होंने पूरे हरियाणा भर का जो सारे बड़े बड़े बैंक, बस डिपो और पता नहीं कितना नुकसान करवा दिया था, सारे प्रदेश के अंदर आगजनी करवाई थी कि बैकवर्ड को, दलित को और आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और अडवाणी जी इस मंडल आयोग की रिपोर्ट के खिलाफ कमंडल लेकर के प्रदेश भर में यात्रा पर निकल गए, और मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्षीण करने के लिए अडवाणी जी ने बाबरी मस्जिद और हिंदू मुसलमान की एक लड़ाई स्टार्ट करवा दी, जिसमें कि आपके रामलला की ज़मीन के ऊपर तो जो मुसलमानों की बाबरी मस्जिद बनी हुई है। अब जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ मंदिर बनेगा, तो बदकिस्मती से जब वहाँ लैंड लेवलिंग और लैंड डेवलपमेंट का काम चल रहा था, वहाँ से बुद्ध स्तूप निकले, और बुद्ध स्तूपों के निकलते ही बौद्ध भिक्षुओं ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में फिर क्लेम कर दिया कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु टेम्पल बनना चाहिए। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया, वो अपील भी खारिज की गई, क्योंकि वहाँ तो दलित पिछड़ेगा तो कोई जज है ही नहीं जो उनकी पैरवाई कर दे या उनके हक के लिए जो है ना कोई उनकी बात कह दे। ये देश में आज पूरी जुडिशरी जो SC और BC की कोई भागीदारी नहीं है। यूनिवर्सिटियों में जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर आज तक एक भी SC 3% लोग हैं और BC 0% है, कोई भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। ये देश कैसे चल रहा है, इसको भगवान ही
मतलब जो है ना मानता होगा कि इस देश में कमजोर तबके को इतना क्षीण और निम्न स्तर पर ला करके देश को कैसे विकसित करने का सपन देख रहे हैं लोग। ये सरकारें सिर्फ और सिर्फ मुट्ठी भर चंद लोगों के हाथ में कठपुतली बने इन कमज़ोर तबके के लोगों को, जो सैकड़ों सालों से कठपुतली बने चले आ रहे हैं, आज भी ये कठपुतली की तरह इनके आगे नाच रहे हैं।